यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। मींस सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है किसी भी देश के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम का। मींस सेंट्रल बैंक सबका बॉस होता है, उस देश के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम का बॉस होता है। अंडरस्टूड? मींस सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा मैनेज करने वाला इंस्टीट्यूट होता है, जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को किसी कंट्री के, वो कहलाता है सेंट्रल बैंक। प्रत्येक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का भी अपना एक सेंट्रल बैंक है, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारा चाइना का भी सेंट्रल बैंक होगा, अमेरिका का भी सेंट्रल बैंक होगा, जापान का भी सेंट्रल बैंक होगा। प्रत्येक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जो उस कंट्री के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कार्य क्या क्या है, क्या क्या उसके फंक्शंस है। पहला जो फंक्शंस है सेंट्रल बैंक का, वो है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है बैंक ऑफ इशू। मींस सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक इज ऑब्लिग टू बैक द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। देखिए, सेंट्रल बैंक के पास में ये राइट होते हैं। मींस सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास में ही ये अथॉरिटी और पावर है, राइट्स है कि वो उस देश में जो करेंसी है, बोले तो जो नोट्स है, वो छाप सकता है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो हमारे करेंसी, जो हमारे नोट है, वो छाप सकता है। सारे पेपर नोट हमारे कौन छापेगा? सेंट्रल बैंक, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है कागज का, और जो सिक्के होते हैं, वो हमारे इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मींस जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके द्वारा 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के इशू किए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी पेपर करेंसी नोट्स है, जितने भी कागज के नोट है, वो सारे इशू किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो फंक्शन है किसका है? सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इशू। दूसरी बात, सेंट्रल बैंक आपको जितनी भी वैल्यू की आप एसेट्स सेंट्रल बैंक के पास में जमा करोगे, वो एसेट्स क्या हो सकती है? आपके कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स भी हो सकते हैं, बुलियंस हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी हो सकती है। उसके बदले में सेंट्रल बैंक आपको करेंसी देगा, उसी वैल्यू की, उतनी ही वैल्यू की करेंसी आपको वापस बैंक में देगा। मीन्स जितने का गोल्ड आप बैंक सेंट्रल बैंक में जमा करोगे, उतने का ही आपको वो बैंक रिटर्न में करेंसी देगा, उतनी ही वैल्यू का। अब फायदे क्या है सोल अथॉरिटी के? मीन्स सेंट्रल बैंक एक अकेला सोल अथॉरिटी है जिसके पास में ये सारी पावर है नोट को इशू करने की। ऐसा क्यों है? इसके फायदे क्या क्या है? पहला फायदा है यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। सबसे ज़्यादा फायदा है, जितना भी हमारे नोट इशू किए जाते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, समानता रहती है। किसी भी तरह के फेक नोट्स के मार्केट में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सुपरविजन कंट्रोल अच्छा रहता है। मीन्स एक अकेला इंस्टीट्यूट है, वो अच्छे से पूरे इकोनॉमी को, वहाँ पर पूरी मनी सप्लाई को अच्छे से सुपरवाइज करता है, वॉच आउट करता है और उसे कंट्रोल करता है। और क्रेडिट कंट्रोल, मतलब ऋण देने का जो सिस्टम है यार, अब जो हमारी क्रेडिट सप्लाई है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है अकेला इंस्टीट्यूट। पब्लिक फेथ, पब्लिक इजीली ट्रस्ट करती है। भाई एक इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है उस पर ट्रस्ट करना आसान है रादर देन बहुत सारे इंस्टीट्यूट से। सो कंपनी का फेथ आरबीआई पे सबसे ज़्यादा है, सेंट्रल बैंक पे सबसे ज़्यादा होता है रादर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट।
स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारे देश की जो करेंसी है बोले तो फॉरेन करेंसी, हमारी जो वैल्यू है इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, उसकी वैल्यू को स्टेबलाइज करता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ये इसका मेन फंक्शन है किसका, सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, मतलब एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट and maintain current account for keeping cash balance of the government, accept receipt and make payment of the government, give loan and advance to the government। ये हमारी गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, मीन्स हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कौन करता है, वो सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई करता है। जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई हमारा गवर्नमेंट को लोन एंड एडवांस भी देता है, अंडरस्टूड। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो किससे लोन लेगी जाकर, तो सेंट्रल बैंक से जाकर लोन ले सकती है और आरबीआई उसको लोन देता है। मींस हमारी गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट है उसको भी कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। उसमें कैश बैलेंस कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। हमारी गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, जितने भी एसेट्स एंड रिसिप्ट्स है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो कौन करता है, आरबीआई। अब उसके थर्ड फंक्शन पे चलते हैं आरबीआई के। आरबीआई का जो थर्ड फंक्शन है वह है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। आरबीआई हमारा बैंकों का भी बैंक होता है और सुपरवाइजर होता है, मींस आरबीआई हमारे बैंकों को भी सुपरवाइज करता है और उनकी भी मदद करता है, उनके साथ भी एक कुछ ट्रांजेक्शन्स करता है। फर्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आपको पता है हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास में डिपॉजिट करते हैं, जिसे बोलते हैं सीआरआर। बोले तो कमर्शियल बैंक का कुछ डिपॉजिट्स, कुछ सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास में जमा होता है, उसे बोलते हैं हम सीआरआर। नेक्स्ट है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट। किसी भी कमर्शियल बैंक के पास में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है या हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो लॉस में चल रहा है, वो अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहा और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो कमर्शियल बैंक किसे अप्रोच करेगा, आरबीआई को अप्रोच करेगा और आरबीआई से वो लोन लेगा और आरबीआई उसको लोन एंड एडवांस प्रोवाइड करेगा। तभी तो कहते हैं कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसका जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, आरबीआई। कमर्शियल बैंक किसी भी परेशानी में है, उसे पैसा चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा, वो लास्टली आरबीआई के पास में जाएगा। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से मतलब बच्चों ये है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो होल्ड करते हैं कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक एंड ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट टू एक्ट एज ए क्लियर हाउस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो अपना रिजर्व मेंटेन करता है किसके पास में, आरबीआई के पास में, ये आपको पता ही है। तो उस मेंटेन करने से क्या होता है, आरबीआई अच्छे से इनको क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, अच्छे से इनको क्लियरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास में होता है। सेंट्रल बैंक इनके क्लेम्स को सेटल डाउन करता है अगेंस्ट ईच अदर, मीन्स जितने भी कमर्शियल बैंक्स है सबका अकाउंट आरबीआई के पास में होता है और उनका अकाउंट वहाँ होने से क्या होता है, जो हमारा आरबीआई है वो उनके आपस में जो भी पेमेंट्स रिलेटेड सेटलमेंट है वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ दीज कमर्शियल बैंक। जितने भी उनकी अमाउंट है उनको डेबिट क्रेडिट करता है उनके अकाउंट्स में। और हमारा जो ये आरबीआई है ये अच्छे से इनको सुपरवाइज भी करता है, टाइम टू टाइम हमारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। हमारे बैंकों की ब्रांचेस को बढ़ाने की परमिशन भी कौन देता है, आरबीआई देता है। उन्हें लाइसेंसिंग कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई करता है। उन्हें लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स की परमिशन कौन देता है, आरबीआई करता है। उनका अगर मर्जर होना है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर अभी भी रिसेंटली बहुत सारे बैंक आपस में मर्ज हुए हैं,
यूनियन बैंक के साथ में 2 बैंक और मिल गए, अब टोटल 3 बैंक मिलकर एक बैंक बना है यूनियन बैंक। इसे बोलते हैं मर्जर, जब बहुत सारे बैंक एक साथ मिलके एक बड़ा बैंक बनाते हैं। तो ऐसे ही मर्जिंग, वाइंडिंग अप, बैंकों का बंद होना, ये सब चीज़ों को कौन सुपरवाइजर कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सेंट्रल बैंक या आरबीआई का एक महत्वपूर्ण रोल होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जब हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आता है, उतार चढ़ाव आता है, कभी इन्फ्लेशन आएगा तो कभी डिफ्लेशन आएगा, उस दौरान हमारा बैंक ही, आरबीआई ही ऐसा एक इंस्टीट्यूट होता है जो मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करके हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को स्टेबल करता है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन मेथड्स के थ्रू आरबीआई हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या है बच्चों? देखिए जितनी भी फॉरेन करेंसीज है, जितनी भी फॉरेन करेंसीज है, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, इन सब को हम जमा करते हैं। इनका कस्टडी कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई इसके साथ साथ हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को भी स्टेबलाइज करके रखता है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। मींस जैसे आज हमारा जो 1 रुपए है, सॉरी जो $1 है, वो बराबर है किसके? 77 रुपीज के। मींस 1 यूएसडी डॉलर की वैल्यू बराबर है इंडियन 77 रुपीज के। तो ये जो हमारी एक्सटर्नल वैल्यू है मनी की, इसको भी कौन कंट्रोल करके रखता है? आरबीआई कंट्रोल करके रखता है। और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे देश की इकोनॉमी का, उसको भी मेंटेन करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता ही है क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वे सारी ट्रांजैक्शंस आती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित होती है, चाहे वो फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे वो इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो या वो कैपिटल ट्रांसफर हो। इन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बीओपी में मेंटेन होता है। और इसको कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है इनका प्रयोग आरबीआई के द्वारा किया जाता है टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। मींस आरबीआई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, ये 2 तरह के मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इनका प्रयोग कब करता है? इनका प्रयोग वह जब करता है जब हमारे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है, या हम ये कहे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे देश में एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन पैदा हो रखी हो। और क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक लोन देता है इसको कमर्शियल बैंक पर, मतलब वो ब्याज दर जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो बैंक रेट कहलाता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब तेजी होती है, मींस जब मार्केट में डिमांड बहुत होती है, जब पब्लिक के पास में पैसा होता है, उस केस में आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि जब सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाएगा तो हमारा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन कम लेंगे और पब्लिक को भी लोन कम ऑफर करेंगे, जिसके चलते पब्लिक के पास पैसे की कमी आएगी, तो धीरे धीरे जो डिमांड बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। वहीं हमारा सेंट्रल बैंक हमारा जो बैंक रेट है उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, बट मैं यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा इसका इंस्ट्रूमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है? जो हमारा आरबीआई है वो बाय एंड सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, किससे? पब्लिक से और कमर्शियल बैंक से। हमारा जो आरबीआई है वो हमारी सिक्योरिटीज़ को बेच देता है, किसको? कमर्शियल बैंक को। किस लिए?
टू रिड्यूस द रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक, ताकि कमर्शियल बैंक के पास में पैसा कम बचे। ऐसा वो कब करता है? ऐसा वो करता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड, जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तेजी हो रखी होती है, एक्सेस डिमांड हो रखी होती है। भाई बैंक के पास में जब पैसा कम बचेगा तभी तो वो पब्लिक को पैसा कम देगा, जब पब्लिक के पास में पैसा कम जाएगा तभी तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन हो रखी है? एक्सेस डिमांड की, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब हमारे देश में इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है आरबीआई, और जब हमारे देश में डिफ्लेशन होती है, डेफिशिएंट डिमांड होती है, मंदी होती है, उस केस में आरबीआई हमारी जो सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट उनको खरीदता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रेशो। एज यू नो लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, जिसका प्रयोग वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? लीगल रिजर्व रेशो। ये जो लीगल रिजर्व रेशो होता है ये मेंटेन करना होता है सभी कमर्शियल बैंक को। ये जिम्मेदारी होती है किसकी? कमर्शियल बैंक की, कि वो लीगल रिजर्व रेशो को मेंटेन करे। लीगल रिजर्व रेशो के दो पार्ट होते हैं, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय गवर्नमेंट बैंक विद द सेंट्रल बैंक। मींस जो डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट हमारे कमर्शियल बैंक के पास में जमा हुआ है उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास में जमा करता है, उस परसेंटेज को बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। मींस जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास में जमा है, जितने भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास में जमा है इन फॉर्म ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट, इन फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, उसका कुछ प्रतिशत अमाउंट वो किसके पास में जमा करता है? सेंट्रल बैंक के पास में जमा करता है। जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास में जमा होगा उसे सीआरआर बोलेंगे, और जो पैसा वो खुद अपने पास रखेगा उस डिपॉजिट में से ही उसे बोलेंगे एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखिए, इट रेफर्स टू द minimum percentage of net demand deposit and time liabilities which commercial bank required to maintain with themselves। means जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास में जमा है इन फॉर्म ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका कुछ अमाउंट वो खुद अपने पास में भी मेंटेन करके रखता है, कुछ उसका परसेंटेज अपने पास में मेंटेन करके रखता है, उसे बोलते हैं एसएलआर। अब मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, हमारा जो एलआरआर होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इक्वल्स टू होता है एसएलआर प्लस सीआरआर। देखिए सीआरआर क्या होता है? सीआरआर वो अमाउंट होती है जो हमारी जमा की जाती है कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई के पास में। एसएलआर वो अमाउंट होती है जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास में जमा करके रखता है, कुछ अमाउंट अपने पास मेंटेन करके रखता है इन अ फॉर्म ऑफ एसएलआर एज पर डायरेक्टेड बाय द आरबीआई। इनका प्रयोग क्या होता है अब बात करेंगे। देखिए, जब हमारे देश में इन्फ्लेशन होती है या एक्सेस डिमांड होती है तब हमारा एसएलआर बढ़ा दिया जाता है। एसएलआर मतलब वो अमाउंट, वो परसेंटेज जो आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक अपने पास में रखता है उसको बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन कम ऑफर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा वो अपने पास जमा करेगा। उस केस में पब्लिक के पास में पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम करेंगे, जो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। वहीं इसके अपोजिट डिफ्लेशन की सिचुएशन में हमारा जो एसएलआर है उसको कम कर दिया जाता है। मींस अब कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा कम डिपॉजिट करेगा इन फॉर्म ऑफ एसएलआर और पब्लिक को लोन ज़्यादा ऑफर करेगा, जिसके चलते मंदी कम होगी, पब्लिक के पास में पैसा जाएगा, वे डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी। एक ये लंबा प्रोसेस है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखिए, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक के पास में सरप्लस फंड होता है। ध्यान से सुनना, जब कमर्शियल बैंक के पास में सरप्लस फंड होता है, ज़्यादा पैसा होता है, तब वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास में जमा कर देते हैं टू अर्न इंटरेस्ट, ब्याज अर्न करने के लिए। तो जब हमारा आरबीआई जो ब्याज कमर्शियल बैंक को पे करता है
उस ब्याज को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मीन्स जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड आरबीआई में जाके जमा करेगा और बदले में जो कमर्शियल बैंक को ब्याज मिलेगा उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब हमारे देश में डिफ्लेशन की मंदी होती है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, जैसे अभी कर रखा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कल परसों ही हमारे आरबीआई ने कल आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक वहाँ पे पैसा कम जमा करेंगे आरबीआई के पास में और पब्लिक को लोन ज़्यादा ऑफर करेंगे। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास में पैसा ज़्यादा रहेगा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर्स भी यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। इसका पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। आपको पता है लोन लेने के बदले में हमें कुछ सिक्योरिटीज, कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज जमा करनी पड़ती है बैंक्स के अंदर गारंटी के तौर पर। तो जो इनकी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज होती है वो किस ब्याज पे जमा की जाती है। अगर हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो हमें उसके बराबर की अमाउंट की सिक्योरिटी वहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। वहीं जब इन्फ्लेशन होती है या डिफ्लेशन होती है उस केस में हमारा आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट इस डिफरेंस को बोलते हैं। जो डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ लोन का और सिक्योरिटी की वैल्यू का, इस डिफरेंस को कम ज़्यादा कर देता है। तब जाके क्या होता है, हमारे देश में मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। देखिए जब हमारे देश में इन्फ्लेशन होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। मीन्स पब्लिक के पास में पैसा ज़्यादा है तो उसको कम करना है, इन्फ्लेशन को ठीक करना है। तो जब पब्लिक के पास में पैसा ज़्यादा है उसे कम करना है, उसे कम करने के लिए क्या करेगा आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने से क्या होगा, पब्लिक को 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 15 लाख रुपए का सिक्योरिटी एसेट्स जमा करनी पड़ेगी, जिसके चलते पब्लिक कम लोन लेगी, डिस्करेज हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई कम होने से एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी और धीरे धीरे इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है, ये एक रिक्वेस्ट की जाती है मोरली किससे, कमर्शियल बैंक से, कि आप हमारी इकोनॉमी में फिलहाल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति बनी हुई है, आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको समझाइए और कम से कम लोन प्रोवाइड कीजिए। ये कहलाती है हमारी क्या, ये कहलाती है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक क्या करता है, स्ट्रिक्टली एक ऑर्डर करता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, कि आप कम से कम लोन दीजिए, कम से कम पब्लिक को लोन ऑफर कराइए। कब, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर सेंट्रल बैंक ये गाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप सिलेक्टेड सेक्टर्स को ही लोन प्रोवाइड कीजिए। मींस जब हमारे देश में इन्फ्लेशन होता है तो उस केस में आरबीआई गाइड कर देता है कि आप जो मैक्सिमम लोन दोगे वो सिलेक्टेड सेक्टर्स को ही दोगे। जैसे आप सर्विस सेक्टर को लोन नहीं दोगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोगे, या आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा लोन दोगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लोन ज़्यादा नहीं दोगे। तो जब हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का प्रयोग करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं वो कहलाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ मैं आज सेंट्रल बैंक वाला टॉपिक आपके काफ़ी अच्छा समझ आया होगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।